एनजीओ में पैसा टच नहीं करते हैं। हम अंडर प्रिविलेज बच्चे लोगों को जिसको नीड है उनकी स्कूल फीस, उनकी कॉलेज फीस हम डायरेक्टली डोनर से कॉलेज को दिला देते हैं। अभी तक हमने करीब 30,000 बच्चे लोगों को ऐसे सपोर्ट करा है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको साथ दे, बड़े कॉर्पोरेट्स हमको साथ दें, और जो एजुकेशन का नीड है अंडर प्रिविलेज को वो हम हेल्प करें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेन व्यक्ति लोग हैं जो जुड़े हैं। एक तो हमारे चीफ गेस्ट महेंद्र काबरा जी, आप आए यहाँ। इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया है, और इनका जो फाउंडेशन है हेमा फाउंडेशन, वो बहुत सुंदर काम कर रही है, एंड अगेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड नो वन बेटर टुडे देन महेंद्र काबरा जी टू कम हियर एंड हेल्प अस ऑन आवर stage and look after us. Second is we have the support of the Rotary Club of Bombay Queen City, who is also a co-sponsor. उनका आपको पता होगा कि हर रोटरी क्लब का एक ही उद्देश्य है कि कम्युनिटी को और अंडर प्रिविलेज्ड को कैसे हेल्प करना सेल्फलेसली। आज हमारे साथ हमारे क्लब के 2 विशिष्ट कार्यकर्ता, in their own right they are very big businessmen, but for the Rotary Club we are all workers. And I am proud to say that Mr. Hiren Gusalia, the secretary of our club, and Mr. Dalpi Dhirag, who is director of operations and international operations, they are here. If you can rise and say hello to everyone, Hiren ji and Dalpi ji. If you guys can come here forward, it will be great, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Coincidentally, both of them have made me the president of the Rotary Club last night, and we work selflessly for community services. I do not want to take too much of time because we need to proceed with the awards, and I will thank you once again for coming here. And Rajesh ji, you should also speak a few words. हृदय से स्वागत करता हूँ, और साथ ही आज जितने भी विजेता यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। अभी आज का जो चर्चा विषय हुई और बाद में जो अन्य 2 बातें कहेगी, उसमें सबसे बड़ा विषय यह था कि नैतिकता का आधार कैसे होगा। हम ये एक प्रश्न पूछा गया आपने कि शिक्षा में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है या क्या मिसिंग है। एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम सब देख लेते हैं। ट्रेडिशन का हमने शुभारंभ 2018 में किया था। एक कंसेप्ट ऐसा था कि हिंदुस्तान में, अपने देश में इतने एनजीओ हैं, हजारों। 2016 का सर्वे है कि 50,000 एनजीओ कैंसिल रद्द कर दिए भारत सरकार ने। क्यों? क्या होता, फंड आता है विदेशों से, लोग खाते पीते ऐसे करते थे, खजाने में किसी आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो 2018 में मैंने एनजीओ शुरू किया, तो मैंने बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि साफ सुथरा आंदोलन हो, हमारा अभियान हो, सब बच्चों को शिक्षा मिले। तो मैंने क्या किया, एनजीओ बनाया, और अपने एनजीओ में कोई डोनेशन नहीं। क्या करते हैं, ये व्यक्ति सक्षम है और कोई बच्चा गरीब है, तो बच्चों की लिस्ट आती है, हम अपने चाहने वालों को देते हैं, जिसमें अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, समाज सेवक हैं, काफ़ी लोग। तो क्या करते हैं, बच्चे का स्कूल में डायरेक्ट फीस भर देते हैं। तो ऐसे करके आज 6 स्टेट में काम कर रहे हैं। इसका शुरुआत मैंने अन्ना हजारे जी के साथ की थी। आदरणीय अन्ना हजारे जी, जब उन्होंने सुना था तो गले लगा के बोला था कि बेटा ऐसे ही चलना चाहिए था, कभी दाग नहीं देगा आपके पास। तो आज ऐसा कार्य कर रहा हूँ। जब आए तो सर से, ये मेरे बड़े भाई हैं, और मैं इनको हमेशा अपना कृष्ण बोलता हूँ। कहते हैं ना कि अर्जुन के पास में रथ भी था, तीर भी था, कमान भी था, लेकिन मार्गदर्शक नहीं था। जब मार्गदर्शक आया तो वो जीत गए। तो मैं इनको अपना कृष्ण मानता हूँ, और सर का साथ हमेशा रहता है। हर कार्यक्रम में सर के साथ में काफ़ी और भी कार्य कर रहा हूँ, तो सदा ऐसे आशीर्वाद बना है।
before you, not just as an author, but as a woman on a mission to contribute meaningful to the society that shaped me. I was born in small town, yet proud city, Bilaspur, called Chhattisgarh, where the warmth of people is stronger than the infrastructure and the dreams are bigger than the opportunity we get. I come from a humble family that places education as the highest priority. And today I say this with pride, that belief in the power of education changed my life. From a young age, I was drawn to two things, knowledge and impact. I was curious, I was asked questions, I challenged norms. That curiosity took a form of education. I pursued BA, then I mastered in English literature, followed by the LLB and LLM. Not just to earn degree, but to understand the society, its gap, its system, and the law that's bind or break justice. But what made me different was not just an academic path, it was a fire on my heart and desire to create a change, to build, to serve, and to inspire. I didn't wait for perfect circumstance. I started working early, managing both studies and professional journey, learning how to navigate in the fast-paced world. While nurturing my ideas, I live in multiple cities, observe culture, observe lessons from every corner of nation. This experience built a foundation, who I am today, an entrepreneur with social vision. Today I based in Mumbai, the city of dreams. But let me tell you something, very honestly, dreams don't work unless you do. That realization gave birth to my idea behind the first book, where I tried to pen down for just my journey, but also lesson of entrepreneurship, balance and boldness. As a social entrepreneur, I supported multiple initiatives to be in the era of education, youth empowerment. Each initiative is guided by one central idea, empowerment through knowledge. And as an author, I want to inspire heart because no change can happen in society if we don't change first thinking of individual, especially those people who feel invisible. To every young girl sitting in a small town, doubt herself, I say this to you. You don't need to born in a big city to bring a big impact. You need a big belief. To every student who's juggling studies and job, I see you because I was you. Keep going. To every parent who still believe in their child potential, thank you. You are shaping tomorrow's leader. In the end, I say just one thing. I'm not here to just write the book. I write to change. Thank you. What is the status of education in India today? And where do you think we are going wrong in education? And what should be done to correct it? So if all of you all can give your views on this, I think it will help. So there's nothing wrong at all. Everything is there, and if you look at the 2020 National Education Policy which was launched, it addresses all the issues. The last policy which was launched was way back in 1986. So you can imagine how the whole education has taken a back seat in terms of government's priorities. But after spending so much of time, what they have come up with in National Education Policy 2020 has addressed all the deficiencies, so-called deficiencies. So the difference between today's teaching and yesteryear's teaching is, yesteryears the teachers used to collect information, gather information by reading books, journals, so on and so forth, and share that information with the students. Today, students have a mobile in their hand and they have all the information at their fingertips. So if the teachers go on into the class and just
send the same information, give the same information, students are going to get bored, they are not going to do that, stay there, and that's why you find that people are not attending lectures, they are bunking classes, so on and so forth. So the responsibility lies on us teachers. How we can make that information interesting for them, meaning using that information, you need to curate that information and show how that information can be used and is useful for their day-to-day activities, for their careers, for improving their skill sets, so on and so forth. See, the teachers take the implementation of National Education Policy 2020 seriously. In next generation, typically 8 to 10 years of time, you will see a sea change in Indian students' capabilities. Thank you. All right. At the very outset, thank you for inviting me. And this is one feedback that I just heard from Sri Singhania ji is, and sort of too young to be a professor, which is sort of true, which is what I hear very often as well in my class. So just to give you a little background, Rajatji's son Gaurav, he was my student just last year. So in terms of policy, in terms of education, as sir rightly said that we're moving in the right direction. A lot of foreign universities sort of setting up in India. So I'm sort of advising that a couple of universities were trying to set up their practice on the outskirts of Mumbai. So a lot of growth, a lot of development, a lot of competition which is sort of coming in this sector. But then again, as educator, what we feel, what is changing very fast is, as like we said, in terms of the use of technology, the use of these, ChatGPT, AI tools and everything, that it's very hard for us as educators, as professors to be relevant, to deliver value which is beyond what everybody offers. And at the same time, everybody's attention span has just reduced. So we are so used to using Instagram for that matter that we just scroll our screens every 5 or 10 seconds or 30 seconds maximum. That it is now for that matter even hard to even watch a 5-minute or a 10-minute sort of YouTube video. So imagine we are coming on a class delivering for 60 minutes entirely. So it's very hard on the educator's sort of role. So I think that's where the fine balance of policy and the educator's sort of experience has to come in terms of delivering a perfect output, so that the crowd that sort of passes, or the generation that sort of graduates every year, they'll sort of add value to the system, to the economy entirely. So I think that's where we have to change. Thank you. आप सभी ने सब पॉइंट्स तो बोल दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, मैं एक प्रोफेसर भी रही हूँ और साइकोलॉजी काउंसलर भी, और मैं चाहती तो नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो पॉलिसी है बहुत सही जा रही, जैसे आपने कहा ये चैलेंजिंग हो गया एक्चुअली हम टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए, क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है, तो टीचर प्रोफेसर सामने खड़ा होकर कहे क्या। और दूसरी बात, उसको प्रिपेयर इतना होना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ज़्यादा ही कुछ हो गया। और दूसरी तरफ मैं एक छोटा सा ये भी कहती हूँ कि इन सब से हटके एक बात एक और है कि हमको ना स्टाइल ऑफ एजुकेशन में भी थोड़ा सा ये इनपुट एक और डालना होगा कि पहले गुरुकुल वाला स्टाइल आ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और वो उसकी लिमिट ही नहीं है, वो होती ही जाएगी। तो अब कुछ ऐसा जो हमारे भारतीय संस्कृति का था उस तरह का चलन हो, तो पूरी दुनिया वैसे भी मान ही रही है, मोदी जी कह रहे थे, तो अब और भी हमारा ये चलन होगा, तो सबसे हटकर और सारी दुनिया हमारे ढंग से चलेगी। सो बस यही है कि संस्कृति को भी लेकर चले, पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर टीचर्स गुरुकुल भी खुश और बच्चे भी खुश। शिक्षादान अभियान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं और एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, मतलब सभी क्षेत्र के लोग हमारी सपोर्ट करते हैं कि हमारे कंसेप्ट ही ऐसा है कि डायरेक्ट बच्चों को पैसा जाता है, हम लोग अपने एनजीओ में लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम हो रहा है। 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय, और भारत सरकार से भी हमारे काफ़ी प्रपोजल ऐसे चल रहे हैं जो स्कूल बनाने के हमको जगह बनवाने था तो मिलेंगी, ऐसे काफ़ी चल रहा है। तो आज का कार्यक्रम जो आए, हेमा फाउंडेशन ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया है शिक्षा के लिए। कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए हमको इशू किए कि भाई आप बच्चों को बांटो, हम नहीं ले रहे हैं,
वो 5 लाख रुपए हम लिस्ट बना के दें किस बच्चों को जाने हो जाए, ऐसे कार्यक्रम हुआ। बाकी जो एक नए रूप में मैं आया हूँ, सपने हो गए जिनके अपने, मैंने एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा शो बनाऊँ जो एक मोटिवेशनल शो हो। तो जब कंसेप्ट आया तो हमने हमारे बड़े भाई साहब मुकेश मोदी जी से बात किया, उन्होंने कहा साहब ऐसा काम करना है, तो उन्होंने बोला करो, क्या बात है। तो यूएस में थे और हम तो बोलते प्रोग्राम स्टार्ट करो, खाली अकाउंट नंबर भेज दो। मैंने भाई साहब ठीक है जो भी होगा। तो मतलब कम समय में हमारा शो स्टार्ट हुआ और भाई साहब ने बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरे इस इंसान पे पैसे लगाए। दूसरे जब पैसा लगाता किसी को देख के लगाता, तो मेरे इस इंसान पे भरोसा करके पैसा लगाया और उसका प्रतिसाद है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। और आने वाले समय उसमें फिल्म आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर अनेक लोगों के मिलकर भी करेंगे। सर आप क्या सर? मैं डेफिनेटली पहले देखो सबसे बात है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि अगर आप शिक्षा देते हो तो आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने शिक्षा दे दी तो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक इंग्लिश में सेइंग है, डू नॉट फीड द फिश, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। यानी आपको फिश मछली खिलाने की ज़रूरत नहीं, आप उनको पकड़ना सिखा दो। अगर आप शिक्षा देते हो तो लोग जब शिक्षित हो जाते हैं तो अपने आप काम करेंगे और उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है शिक्षा का। दूसरा भी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सपने जिनके हो गए अपने, अब सारे भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जितने भी हैं सबके आपने भी एक सपने होंगे कि आपको कुछ सपने साकार हो जाए। तो अगर आप सब लोगों को देखोगे जिन जिनका इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो वैसे मोटिवेशन करना, लोगों को इंस्पायर करना है कि भाई वो भी, आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप सपने देखते हो तो। लेकिन सपने के साथ में आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी श्रीवास्तव को और आप सारे मीडिया को जो आप ये कवर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसका इवेंट सच में बहुत अच्छा हुआ। मैं थोड़ा सा लेट पहुंची बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस इवेंट। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी शिक्षा के बारे में समझाया गया है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ये जनरेशन में भी ऐसा ही चलता रहे ये चीज़। तो मैं सबको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आज की मीटिंग को ज़्यादा ही सीरियस है थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे एक्सपीरियंस है। और मैं खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस है और भी एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रीम किया है भगवान जी की कृपा से। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो काम कर रहे हैं इसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर हूँ। और मैम आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और कौन से सब्जेक्ट पर बुक लिखने के बारे में सोच रही है और कब लॉन्च होने वाली है, और इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? बुक में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। बट येस ऑन द वे हूँ और मेरी जो भी नेक्स्ट बुक आएगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। पर सक्सेस को हैंडल करने के भी तरीके होते हैं, मैं उस बेस पे बुक अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी एक नई बुक मिल जाएगी। और ऑन स्क्रीन क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? जी ऑलरेडी मेरी एक मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, प्रभात फेरी, और काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुकी है और अभी अयोध्या में भी इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। तो एक वो है और सेकेंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, बट अभी मैं नाम डिक्लेयर कर नहीं सकती। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hello everyone, my name is Riya. I'm very much happy to be a part of this beautiful evening. I would like to thank my Adarniya Singhania sir. Shyam Singhania sir is very intelligent and very good human being. वो हमेशा सभी को मदद करते हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ऐसे ऐसे इवेंट्स में ज्वाइन होकर, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी सपोर्ट करती हूँ बट क्वाइट हाइट, सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ऑल इज लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो इवेंट हुआ बहुत ही खास हुआ, इतने सारे डिग्निटरीज थे, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है इस तरह के इवेंट के साथ? ये शिक्षा जो कार्यक्रम था इसमें इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज को सम्मानित किया गया, उसमें से हमें भी मौका मिला। और ये इस तरह के कार्यक्रम करना बहुत ही प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर ने जिस तरह से बनाया, सो गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी बढ़ते रहें और सभी को और प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो प्राउड फील हो रहा है इवेंट के साथ जुड़कर। शिक्षा श्री सम्मान तो शिक्षा का एक्चुअली सम्मान है,
क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनका सम्मान जो किया जाता है वो सम्मान करने वाले भी उतने ही ऊंचाई पर काम करते हैं, इसीलिए ये सम्मान बड़ा मायने रखता है।